आज मैं आप लोगों को पुनः एक मास्टर वीडियो हिंदी के लिए जो कि साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों फैकल्टी के छात्र को वर्ष 2023 के एनुअल एग्जामिनेशन के लिए लाया हूँ, जिसमें कुछ बात मैं पहले भी दे चुका हूँ, जिसका मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, चूँकि आप इसे गौर से देखें और इस पर आप काम करें। तो चलिए हम लोग अपने इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं एक बात आप लोग से शेयर कर लूं कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबा करके ऑल कर दें, जो कि ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो पूरा अंत तक वीडियो में बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए हम लोग देखते हैं आज का जो आपका ये मास्टर वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें मैंने आपको निबंध, जो कि मैं पहले भी बोला आपको कि दे चुका हूं, लेकिन पुनः मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि इसका एक कलेक्शन दिया हुआ है, जिस कलेक्शन में आपको बाइफर्केशन किया हुआ है। बाइफर्केशन बोलने का अर्थ ये हुआ कि कौन सा निबंध किस वर्ष पूछा गया है, ये सारा कुछ आपका यहाँ जिक्र है। तो जैसे यहाँ देखते हैं महंगाई है, ये 2022 में है। नशा मुक्ति है, ये 2018 और 2022 में है। पर्यावरण संरक्षण है 2018, 19, 21 और 22। ये चार बार पूछा जा चुका है। यानी मेरे प्रिय कवि हैं, ये आपका 18, 19 और 22। कहने का अर्थ यह है कि आप इसे गौर से देखें और फिर इसकी तैयारी आप अपने स्तर से भी करें। हालांकि आज मैं आपको इस वीडियो के अंत में निबंध कैसे लिखना है, उसका क्या ड्राफ्टिंग होना चाहिए, मैं आपको उसका भी कुछ हिस्सा आपको शेयर कर रहा हूँ। लेकिन इन सारे चीज़ों पर आपको बारीकी से ध्यान देना है छात्रों। इसमें आपको सबसे पहले ध्यान यह देना है कि कौन ऐसा बिंदु जिसे बार बार जिक्र किया गया है, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा पूछा गया, उन सारे बिंदु पर आप घर में बैठकर निबंध लिखेंगे। लेकिन निबंध लिखेंगे कैसे, ये मैं वीडियो के अंत में आपसे शेयर करूंगा। आगे की ओर है, देखिए नशा मुक्ति है, पर्यावरण संरक्षण है, हमारे पावन पर्व हैं, चुनाव प्रक्रिया है, शिक्षक दिवस है, आरक्षण नीति है, कोरोना वायरस है। अभी आप देख रहे हैं कि पुनः कोरोना वायरस का हो हल्ला शुरू हो गया है, तो इस चीज़ पर आपको भी ध्यान देना है। 2021 का क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है ना। तो इन सारी चीज़ों पर आपको बिल्कुल बारीकी से ध्यान देना है। पर्यावरण से संबंधित है, प्रदूषण से संबंधित है, दहेज प्रथा है, छात्र अनुशासन है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, जो कि पहले से पूछा जा चुका है। महंगाई की समस्या है, मेरे प्रिय शिक्षक हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आपको निश्चित रूप से बेहतर तैयारी करना है। भ्रष्टाचार है, चुनाव प्रक्रिया है, होली है, नारी सशक्तिकरण है, प्रदूषण है 2016 का, आतंकवाद है, भूकंप है। तो ये एक सजेशन है जिसमें कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि वीडियो के अंत में मैं आपको निबंध के तौर पर कैसे लिखना है ये सब कुछ ड्राफ्टिंग करके बताने जा रहा हूँ। लेकिन फिलहाल आपको इन सब चीज़ पर प्रैक्टिस करते रहना है। अगर किसी निबंध के बिंदु पर आपको मैंने लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स पे जाइए और कमेंट कीजिए कि सर यह निबंध हम कैसे लिखें, ये नहीं समझ में आ रहा है। आपको निश्चित अगले वीडियो में पुनः इसके बारे में विस्तार रूप से बताया जाएगा। अब देखिए अगला पॉइंट आपका आ रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न का। तो लघु उत्तरीय प्रश्न का भी मैंने कुछ एपिसोड आपको दिया था, पुनः मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस भी VVI है और इन प्रश्नों को आप आंसर तैयार करें। कुछ का आंसर भी मैं दे चुका हूँ इससे पहले जो मास्टर वीडियो है। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि हम 2 अंकीय प्रश्न को कैसे लिखें, क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका 3 लाइन या यूं कहें 4 लाइन तक, यानी कम से कम दो वाक्य और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 वाक्य। इससे ज़्यादा में आंसर 2 अंकीय प्रश्न का नहीं देना है, चूँकि हम खूब बड़ा लिख भी देंगे तो चांसेस ये होगा कि वह भी 2 अंक मेरा चला जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि हम इसका आंसर कैसे लिखें, और इसका जिक्र मैं पहले वाले वीडियो में कर चुका हूँ। जैसे देखिए प्रश्न है कि हरिचरण को हरचरणा क्यों कहा गया है, अधिनायक का क्या अर्थ है, वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, नारी में पुरुष का गुण और पुरुष में नारी का गुण होना चाहिए या नहीं, इस पर आपको तर्क देना। पंडुलिक जी कौन थे, ओ सदा नीरा किस नदी के लिए कहा गया है। इस तरह से आपको ये सारे प्रश्न बिल्कुल ही बेहतर है और इस बेहतर प्रश्न का आंसर
आपको अपने स्तर से तैयार करना है। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो निश्चित रूप से आप जिक्र करेंगे कमेंट बॉक्स पर कि सर इस प्रश्न का आंसर हम नहीं उपलब्ध हो पा रहा है या नहीं हम लिख पा रहे हैं, तो उसका आंसर आपको दिया जाएगा। देखिए ये सारे किए हुए प्रश्न है कि आपका लाना सिंह के प्रेम के बारे में, विद्यार्थी से भगत सिंह की क्या अपेक्षा थी, तिरछ किसका प्रतीक है, तुलसी की भूख किस वस्तु की है, और नागरिक क्यों व्यस्त है। इस तरह से मालती के घर का वातावरण, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलसी सीधे राम से ना कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं। ये सारे प्रश्न जो हैं, आप इन सारे प्रश्नों पर बारीकी से ध्यान दें और इसकी तैयारी करें। जैसे गांधी जी ने शिक्षा संबंधी आदर्श, गांधी जी का शिक्षा संबंधी आदर्श क्या था, डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है, पुत्र को छोना कहने का क्या भाव छुपा हुआ है, जन जन का चेहरा एक कवि से क्या तात्पर्य है, उत्सव का क्या तात्पर्य है, सड़क क्यों सींचा जा रहा है। ये सारे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं। कम से कम इतने सारे प्रश्नों का जरूर आप बारीकी से अध्ययन करें, और इससे आपका क्या होगा कि जो 10 प्रश्न आपको बोर्ड में पूछा जाएगा जिसमें किन्हीं 5 का आंसर देना है, तो मेरा मानना श्योर है कि इन सारे प्रश्नों से बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा, यानी इन्हीं में से कोई 10 प्रश्न होंगे। इसलिए आप इसकी तैयारी अच्छी ढंग से करें। फिर देखिए आपका मुक्तिबोध किस परीक्षा में सफल हुए थे, कहाँ कहाँ की धूप एक जैसी है, बोधा सिंह कौन है, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने दिलचस्पी क्यों नहीं ली, मानव और सिपाही एक दूसरे को मारना क्यों चाहते थे, जीवन में विद्रोह का क्या अर्थ है। इस सारे प्रश्न को आप गौर से देखेंगे और इन सारे का जवाब आपको तैयार करना है। आगे है कि प्रगीत क्या है, डैडी क्या है, उषा का जादू कैसा है, लाना सिंह ने बोधा सिंह के प्रति किस त्याग का परिचय दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने कहा था कहानी से लिया गया है। तो इन सारी चीज़ों पर आपको बारीकी से ध्यान देना है। जेपी किस प्रकार का नेतृत्व देना चाहते थे, भगत सिंह के अनुसार देश को कैसे युवकों की आवश्यकता है। देख रहे हैं बीबीआई क्वेश्चन है। तो आगे की ओर हम लोग बढ़े इसी क्रम में, और इन सारे प्रश्नों पर बारीकी से आप ध्यान दें। फिरंगी मैम के बाग में क्या क्या था, कई बार इसको पूछा जा चुका है, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और फिर संभावना है लेफ्टिनेंट साहब के जेब से क्या बरामद हुआ था, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था और किसकी पुत्री थी। जब इसको 2 वाक्य में लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलना है। जैसी की 2 रचना, ब्रजभाषा के प्रारंभिक कवि। ये सारे प्रश्न जो हैं आपके लिए बहुत ही एनुअल एग्जामिनेशन, साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी फैकल्टी के लिए हम लोग ये जानते हैं कि आर्ट्स वाले का प्रश्न जो होता है वो अलग होता है, प्रश्न अलग होता है, लेकिन पाठ अलग नहीं है, सिलेबस अलग नहीं है। इसलिए ये सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, तीनों फैकल्टी के छात्रों के लिए। देखिए, माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन है और क्यों, प्रातःकाल का नव कैसा था, नारी की पराधीनता कब प्रारंभ हुई, कुंती का परिचय दें, भगत सिंह को विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा थी। ये सारे, ऐसा नहीं कि जो मैं टिक कर रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कुछ में मैं आपको टिक कर रहा हूँ और कुछ को मैं पढ़ के बता रहा हूँ, लेकिन आप एक एक प्रश्न को बारीकी से देखें, उसका आंसर तैयार करें, और दिक्कत हो तो कमेंट करें। भूषण ने शिवाजी की तुलना मृगराज से क्यों की है, हृदय की बात का क्या अर्थ है, प्यार का इशारा क्रोध का दुधारा से क्या तात्पर्य है, अधिनायक कौन है, बिश्नी कौन है, इसको किसकी प्रतीक्षा है, नारी की पराधीनता कब प्रारंभ हुई, मालती का परिचय, ओ सदा नीरा नदी के लिए मैंने ओ सदा नीरा किस नदी के लिए कहा गया है। तो जैसे रचित पहले करवक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। एवं प्रकार से ये सारे प्रश्न आपके क्या है, ये सारे प्रश्न आपके लघु उत्तरीय हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट, मैं आपसे अब दीर्घ की चर्चा कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये टेक्निकल फॉल्ट के चलते और अस्पष्टता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते हैं। आप अपने पास कलम और कॉपी तैयार रखें। मैं बारी बारी से सब प्रश्न को पढ़ रहा हूँ, और इस प्रश्न के अंत में कहीं 2, कहीं 3, कहीं कुछ ऐसा जो अंक निर्धारित है, ये 2 अंक और 3 अंक नहीं है। इसका मतलब है कि 2 बार या 3 बार इन प्रश्नों को पूछा, ये रिपीटिशन का संख्या है। तो आप इस प्रश्न को गौर से सुने, ये सब 5 अंकीय प्रश्न है, और ये जितने भी 5 अंकीय प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, इसी में से आपको कोई 6 पूछेगा जिसमें कि 3 का जवाब देना है। आइए हम लोग पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि अगर वाक शक्ति न होती तो क्या होता। ये देखिए, इसके आगे में इस प्रश्न के अंत में 2 लिखा हुआ है। 2 का मतलब यह प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है अभी तक में।
और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है कि बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश लिखें। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि लहना सिंह का चरित्र चित्रण करें। थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम है, लेकिन मैं बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, आप लोग कॉपी कलम लेके तैयार रहें और हर प्रश्न को नोट कर लें। आगे की ओर बढ़ते हैं कि उसने कहा था कहानी का सारांश लिखें। फिर अगला प्रश्न है कि संघर्ष समितियों से जेपी की क्या अपेक्षाएं थी। यह भी प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है। फिर अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर पाठ में रविंद्रनाथ प्रसाद मैंने जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट है। ये प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि आज मैं बहुत ऐसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिसका कि आंसर भी आपके साथ आपके लिए लेके आया हूं। आप वीडियो के अंत तक बने रहे और पूरा लाभ लें। अगला प्रश्न आपका है कि अर्धनारीश्वर निबंध में व्यक्त विचारों को लिखें। कि अर्धनारीश्वर के माध्यम से हमारे रामधारी सिंह दिनकर कहना क्या चाहते हैं उसको लिखना। और यह भी प्रश्न आपको 2 बार पूछा जा चुका है। फिर अगला प्रश्न है कि रोज कहानी के केंद्रीय भाव, जो संदेश दे रहा है उसकी समीक्षा करना। केंद्रीय संदेश क्या है। देखिए, किसी भी कहानी या कविता का केंद्रीय भाव यह होता है कि जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर वह कहानी या कविता पूरे इर्द गिर्द चारों ओर घूमते रहती है, मतलब शुरू से अंत तक, वो उसका केंद्रीय भाव होता है और उसके बारे में लिखना ही बहुत अच्छी बात होती है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि रोज शीर्षक कहानी के उद्देश्य को लिखें। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि रोज कहानी का सारांश लिखें। ये 3 बार पूछा जा चुका है। अगला है कि भगत सिंह कौन थे। देखिए, ये जो है आपको इसको शॉर्ट मत लीजिएगा। भगत सिंह सिर्फ ये नहीं कि क्रांतिकारी थे, उनके बारे में और परिचय करना है। यानी 5 अंकीय प्रश्न के किसी भी प्रश्न का उत्तर कम से कम 5 से 6 वाक्य और ज़्यादा से ज़्यादा 10 वाक्य तक आपको लिखना है, ये ध्यान रखना है। और फिर अगला प्रश्न है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचार को स्पष्ट करें। इस संबंध में उनके विचार को स्पष्ट करें, ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है कि चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या कहा। यानी चंपारण में जो शिक्षा की व्यवस्था बद से बदतर थी, उसके लिए गांधी जी का क्या विचार था। फिर अगला प्रश्न आपका क्या है उसको देखा जाए। अगला है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ के प्रमुख कारण क्या है। फिर उसके आगे है कि ओसदानिरा पाठ में आए नौका विहार प्रसंग की व्याख्या करें। आगे है कि सिपाही की माँ की कथा वस्तु प्रस्तुत करें। नामवर रचित प्रगीत और समाज निबंध की विवेचना करें। तिरिच कहानी का सारांश लिखें। शिक्षा का सारांश लिखें। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मैंने आपको क्या बोला कि यह कुल मिलाकर के 19 प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय, जिसको मैंने बारी बारी से पढ़ दिया। थोड़ा सा ये कैमरा का टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते वो अस्पष्ट फिगर आ गया था, मैंने उसको बारीकी से पढ़ दिया। आप कलम कॉपी लेकर के उसको लिख लेंगे और बहुत का आंसर भी आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। जो शेष प्रश्न बचेंगे उसका आंसर आप खुद तैयार करने का प्रयास करेंगे। दिक्कत होगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे। तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 100% व्याख्या, यह भी चीज़ आपको मिल गया होगा, लेकिन फिर रिपीट करने का मेरा उद्देश्य है कि इस पर आप बारीकी से ध्यान दें। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। 100% व्याख्या, ये गद्य का है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है कि जन्म भर की घटनाएं एक एक कर सामने आती है, सारे दृश्य साफ हो जाते हैं। यह पंक्ति बहुत ही अच्छा है और उसने कहा था से ये लिया गया है। फिर है कि बिन फेरे घोड़ा बिगड़ता नहीं और बिन लड़े सिपाही, इसका भी आपको 100% व्याख्या करना है। फिर अगला है कि व्यक्ति से नहीं हमें नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। यह पंक्ति जहाँ से ली गई है और जिनके द्वारा भी लिखी गई है वह पंक्ति का आपको 100% व्याख्या करना है। अगला है कि जिस पुरुष में नारित्व तो नहीं वह अपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है और ये बहुत ही अच्छी पंक्ति है। अगला है कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। बहुत ही अच्छी पंक्ति है, इसका 100% व्याख्या करना है और 4 अंक का होता है। 100% व्याख्या के बारे में आपको मैं बता दूं कि गद्य और पद्य मिला करके आपको 4-4 ऑप्शनल माने अलग अलग लेसन से पंक्तियां होती हैं, जिसमें
गद्य से भी जो 4 ऑप्शन है उसमें से किसी एक का जवाब देना है, पद्य से भी जो 4 है उसमें किसी एक का जवाब देना होता है। और 100% व्याख्या लिखना कैसे है इसका जिक्र मैं कर चुका हूँ। आगे देखिए कि वसुंधरा, भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बहुत अच्छी पंक्ति है और इसका 100% व्याख्या आप निश्चित रूप पे तैयार करेंगे। अब आगे है कि कैसी चंपारण किया भूमि मनोविस्मृत हाथों अपनी बड़ी बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है। फिर अगला प्रश्न है आपका जो 100% व्याख्या के लिए ही कि नहीं फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे नहीं भाग सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। बहुत अच्छा पंक्ति है। कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मूल नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था। यह सब ये जूठन आत्मकथा से लिया गया है। आदमी यथार्थ को जीता है, जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है। तो ये 5 बार पूछा जा चुका है, ये पंक्ति 5 बार, इसलिए इस पंक्ति की व्याख्या निश्चित रूप से आप लोग करने का प्रयास करेंगे और दिक्कत होगा तो आप संपर्क करने का प्रयास करेंगे। हालांकि एक बात मैं और आपको शेयर कर दूं कि यह एपेक्स कोचिंग क्लासेज वर्षों के मिश्रा टोला में अस्थायी रूप से विगत 22 वर्षों से चल रही है। जो भी हमारे नज़दीक के छात्र एवं छात्राएं हैं जो चाहते हैं कि हम नेक्स्ट ईयर 12 की तैयारी या 11th की तैयारी के लिए हिंदी इंग्लिश में ऑफलाइन जुड़ सकते हैं तो वो वेलकम है, वो आ सकते हैं, उनके लिए बेहतर व्यवस्था है। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि मुझे यह सोचकर एक अजीब सी राहत मिलती है और मेरी फंसती हुई सांसें फिर से ठीक हो जाती है कि उस समय पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं होता रहा होगा। तिरिच कहानी से ली गई है। अगला है कि आदमी भागता है तो ज़मीन पर वह सिर्फ अपने पैरों के निशान ही नहीं छोड़ती बल्कि हर निशान के साथ वहाँ की धूल में अपनी गंध भी छोड़ जाता है। बहुत ही अच्छी पंक्ति है, 2 बार इसको पूछा जा चुका है। ये जो 2, 3, 4 आप देख रहे हैं या ये 2 अंकीय नहीं, 3 अंकीय नहीं, यह पूछे जाने वाले की संख्या है कि कितने बार पूछा जा चुका है। आप उस समय महत्वाकांक्षी रहते हैं जब आप सहज प्रेम से कोई कार्य सिर्फ कार्य के लिए करते हैं। और लास्ट पंक्ति है गद्य का कि हम नूतन विश्व के निर्माण करने की आवश्यकता की उपज है। अब हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग पद्य की चर्चा करते हैं कि पद्य में कौन सा इंपॉर्टेंट है 100% व्याख्या के लिए। तो देखिए कि पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल और सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। ये बहुत ही अच्छी पंक्ति है, इसकी 100% व्याख्या करेंगे। और मैं स्टूडेंट आपको बता दूं कि इस साल में तो नहीं लेकिन नए साल में आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था की जा रही है जिसमें आप लोगों से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर तरह का टेस्ट लिया जाएगा। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि बहुत काली सील जरा सा लाल केसर सी की जैसे धुल गई हो। और यह भी पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी प्रश्न टेस्ट सीरीज में लिया जाएगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको ये जो वीडियो के द्वारा सजेशन के तौर पे दिया जाता है जिसका आंसर भी है और जिसका आंसर तैयार करने के लिए भी कहा जा रहा है, इनसे ज़्यादा प्रश्न होगा और यहाँ भी और बोर्ड में भी। फिर भी रोता रहता है नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता सूना सूना जीवन मेरा। बहुत अच्छी पंक्ति है और इस पंक्ति का 100% व्याख्या निश्चित रूप से आप लोग करेंगे। दिक्कत होगी तो फिर आप संपर्क करेंगे। अगला है कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। फिर अगला है कि जादू टूटता है उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है और धनी सो पुरुष गत कीरति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। बहुत अच्छी पंक्ति है, कई बार इसको पूछा जा चुका है, इस पर भी आप ध्यान देंगे। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रव में हम लोग जा रहे हैं तो इसमें देख क्या रहे हैं कि मैंने आपको बोला था कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न के आंसर भी आपको दिया जा रहा है। तो सारे प्रश्न तो नहीं लेकिन बहुत प्रश्नों का आंसर दिया जा रहा है। यह देने का उद्देश्य या मकसद यह है कि आप दीर्घोत्तरीय प्रश्न को लिखने के लिए तैयार हो जाएं और जिस तरह से ये बताया जा रहा है इस पर भी आप बारीकी से ध्यान दें। इसको 2 से 3 बार पढ़ें, इसको खुद से लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए अब परीक्षा में एक बहुत बड़ा
निर्देश रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। ये अपना शब्द क्या होता है उसको समझिए। परीक्षार्थी के लिए जो ये यथासंभव अपने शब्दों की बात होती है, तो हम जो भी चीज़ से पढ़ते हैं, किताब हो या हेल्प बुक जो भी हो, या हम शिक्षक से पढ़ते हैं, तो उनके द्वारा जो लिखाई गई बातें होती है, उनका जो लिखाने का लहजा होता है, उन बातों को आप अपने लहजे में जब लिखते हैं, अपने मन के अनुसार लिखते हैं, अपने तरीके से लिखते हैं, वही प्रश्न का अपना शब्द होता है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। तो उसमें क्या होता है कि शिक्षक आपको बेहतर नंबर देने का प्रयास करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। उसने कहा था कहानी का सारांश। इसका आंसर मैं आपको पढ़ के भी बता दूं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी शीर्षक उसने कहा था में मुख्य पात्रों की अतिशय मार्मिकताओं को चरित्रित करने की प्रयास की गई है। यह कहानी अमृतसर के बाजार से शुरू होती है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव भी आपका बनेगा। इस कहानी के मुख्य पात्र सिख जमादार लहना सिंह है। ये ऑब्जेक्टिव है, दो ऑब्जेक्टिव है कि यह कहानी में किस बाजार की चर्चा की गई है और लहना सिंह का सिपाही में कौन सा पोस्ट था, और बचपन में अचानक भेंट हुई वह लड़की सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है। बोधा सिंह सूबेदार का ही बेटा है। फौज की लाम पर जाने की जब सूचना पाकर लौटते समय लहना सिंह हजारा सिंह के घर से होते हुए साथ ही वापस जा रहा था, तो चलने के क्रम में लहना सिंह की भेंट बचपन में बाजार में मिली उस लड़की से होती है जो कि 25 वर्ष बाद सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है। तो पिछली स्मृतियों में सारी घटना याद चक्र की तरह घूम जाती है। सूबेदारनी बचपन की साथी लहना सिंह से यह कहते हुए रोने और भिक्षा मांगने लगती है कि जिस तरह से बचपन में मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, उसने मदद की थी। मैं इस प्रश्न के उत्तर के बाद थोड़ा सा कहानी आपको समझा दूंगा। उसी तरह मैं तुमसे आज भीख मांगती हूँ। आंचल फैला देती है कि तुम इन दोनों मतलब मेरे बेटे और पति का प्राण बचाना। लहना सिंह कुछ नहीं कहता है और यूँ समझे कि वह चुप होकर के इस बात का संकेत कर देता है कि हाँ, मैं आपके इस किए गए उपकार का बदला जरूर चुकाऊंगा, चाहे जो भी हो। और युद्ध भूमि पर इन वचनों को पूरा करते हुए बोधा सिंह की रक्षा करता है और स्वयं बुरी तरह घायल होकर के अपने बचपन के प्रेम पर प्राणोत्सर्ग की बलि दे देता है। छात्रों, यह बड़ी मार्मिक कहानी है। मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, ज़्यादा समय ना लूँगा, कि यह कहानी यह है कि जब लहना सिंह और सूबेदारनी का दोनों का अपना पैतृक गांव अलग अलग है, लेकिन वो दोनों का ननिहाल एक ही गांव में है। जब वो दोनों एक बार ननिहाल जाते हैं तो उनकी मुलाकात अपने ननिहाल के बगल के बाज़ार में होता है, तो जिसमें दोनों एक हंसी मजाक भी करते हैं, जिसमें कि लहना सिंह उससे पूछते हैं कि तेरी कुरमाई हो गई, इसका अर्थ होता है तेरी सगाई हो गई। वो उस पर मुस्कुराती है और कुछ नहीं बोलती है। एक बचपन का प्यार वहाँ दिखता है। और बाजार के बाद जब दोनों फिर ननिहाल अपना घर लौट रहे होते हैं, तो उसी क्रम में लहना सिंह को माने वो जो घोड़ा गाड़ी होता है उससे उनको चोट आ जाती है, जिस पर कि ये उसका मदद करती है। वो बचपन का मदद लहना सिंह को अपने प्राण की आहुति देने के बाद ही चुकाना पड़ता है, क्योंकि आपको अभी मैंने प्रश्न के उत्तर में बताया कि दोनों जब नौकरी पर से आते हैं छुट्टी में, और लहना सिंह का प्रखंड मुख्यालय और सूबेदार का प्रखंड एक ही प्रखंड में होता है, और वहाँ दोनों की मुलाकात होती है। जमीन संबंधित कागजात के लिए आते हैं। फिर सूबेदार उनको अपने घर ले जाते हैं। वहाँ जाकर के जब वो बोलते हैं अपने पत्नी से कि देखिए मेरा एक दोस्त आया है, तो कौन, तो लहना सिंह। तो फिर सूबेदारनी को बचपन की याद आ जाती है। वो उसे अंदर बुलाते हैं और उसी बीच में ऐसा इत्तेफाक माने अचानक ऐसा संयोग होता है कि सूबेदार भी निकल जाता है, उनका बेटा भी निकल जाता है। उसी क्रम में सूबेदारनी अपनी आंचल को पसार करके उनसे बेटा और पति के लिए जीवन दान रूपी भीख मांग लेती है। और लहना सिंह चुपचाप मतलब मौन रहते हुए भी हामी भर देता है कि हाँ ठीक है, मैं रहूं या ना रहूं, आप दोनों को मैं सुरक्षित रखूंगा। तो आप कहानी को पढ़े होंगे कि जो जर्मन सिपाही थे लेफ्टिनेंट साहब,
उनकी गोली बोधा सिंह को लगता, लेकिन ये खुद आगे बढ़ कर के उस गोली को खा लेते हैं और इन दोनों के प्राणों की रक्षा कर देते हैं। तो ये बड़ा ही मार्मिक कहानी है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जूठन शीर्षक का सारांश। तो देखिए इसमें जो आपका आंसर दिया हुआ है ये बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट आंसर है। इसमें है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित आत्मकथा जूठन अत्यंत ही संवेदनशील, मर्म स्पर्शिता और दलित समाज की वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल छात्रों, आज के डेट में तो अब ऐसा समाज नहीं देखने को मिलता है, और अगर है कहीं तो वहाँ एजुकेशन का अभाव है। नहीं तो ये पहले के ज़माने में एजुकेशन के घोर अभाव के चलते और समाज की गलत मानसिकता के चलते इस तरह का दृश्य देखना पड़ता था, जिसका उदाहरण हमारे ये जूठन है। और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने बहुत ही अपने लेखनी से तीखा प्रहार किए हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर को आप बारीकी से इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह प्रश्न का उत्तर आप समझ लेंगे और आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं कि शिक्षा का अर्थ क्या है। शिक्षा का अर्थ क्या है, इसके कार्य एवं उपयोगिता को स्पष्ट करें। तो अब देखिए कि मानव जीवन के सर्वांगीण विकास का अर्थ है शिक्षा। इसमें मनुष्य का साक्षरता, बुद्धिमत्ता, जीवन कौशल व अन्य समाज उपयोगी गुण सम्मिलित हैं। शिक्षा का अर्थ केवल ज्ञान ही नहीं अपितु इस विशाल और विस्तीर्ण जीवन को, इसके समस्त रहस्यों को, इसके अद्भुत रमणीयताओं को, दुख और हर्षों को समझने में मदद करने से है। शिक्षा का कार्य है कि वह हमें संपूर्ण जीवन में घटित प्रक्रियाओं को समझने सहायता करें, न कि केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी के योग्य बनाए। शिक्षा हमें स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण में रहना सिखाती है, हमारे अंदर छिपे भय को दूर करती है। जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार शिक्षा ही वह है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मंजिल के करीब है और सुदूर भविष्य तक जाने की चेष्टा करता है। तो इस तरह से आपके पास जो भी प्रश्न आ रहे हैं उनका बारीकी से आंसर दिया गया है। आप इन प्रश्नों को एक बार दो बार जरूर पढ़ने का प्रयास करें। अगला प्रश्न आपका है कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता का संक्षिप्त भावार्थ लिखे। 5 अंक के प्रश्न है। यह भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें है कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता जयशंकर प्रसाद, जो कि छायावादी कवि हैं। ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बन रहा है और सब्जेक्टिव तो आपका है। यह कविता कामायनी महाकाव्य से संकलित है। कामायनी की नायिका श्रद्धा है। ईड़ा की प्रजा और मनु के बीच युद्ध हुआ है, सर्वत्र शांति छा गई है। ऐसे में ईड़ा ने श्रद्धा को आश्रय दिया। मूर्छित मनु को देख श्रद्धा द्रवित होती। श्रद्धा और मनु का मधुर मिलन होता है। श्रद्धा भावनाओं के कोलाहल में शांति की दूतनी है। श्रद्धा हृदय की प्रतीक है और ईड़ा बुद्धि की प्रतीक है और मनु मन की प्रतीक है। विचारों के उथल पुथल में हृदय की बात श्रेष्ठ है। मनुष्य व्याकुल होकर के आराम खोजता है। पुरुष नारी की शरणस्थली खोजता है। नारी की गोद में पुरुष की चंचलता शांत हो जाती है। मन बड़ा चंचल है, वह थकता नहीं, लेकिन मन से जुड़ा शरीर थक जाता है। श्रद्धा कहती है कि जीवन के कोलाहलपूर्ण भीषण संघर्ष में मैं आत्मा की मनोहर वाणी हूँ। मैं उस पथरीले प्रदेश को रस में भर देने वाली बरसात हूँ जहाँ सदा मरुभूमि की धरती आग की तरह धधकती है और चातकी स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए तरसती है। मैं हृदय की बात हूँ जो कि हर सुख दुख में शीतलता और समृद्धि लाती हूँ। आप यहाँ देख रहे हैं कि कई शब्द का प्रयोग किया हुआ है, लेकिन वह शब्द एक भावनात्मक शब्द है, वो माना गया, वो एक दूसरे का प्रतीक है। फिर इसी क्रम में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर लेखक चिंतित है। यह भी मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा हुआ है। तो गांव का घर शीर्षक कविता ज्ञानेंद्र पति जी के द्वारा ये संशयात्मक कविता संग्रह से लिया गया है। तो इसे भी प्रश्न को बारीकी से पढ़ने का आप प्रयास करेंगे। धीरे धीरे इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक बार नहीं, 2 बार ही सही, लेकिन आप इसे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। अब अगला प्रश्न आपका है कड़बक।
इस कविता का भी भावार्थ मलिक मोहम्मद जायसी इनके कवि हैं, बहुत ही अच्छे कवि हैं। और इन्होंने करबक के माध्यम से क्या क्या चीज़ मनुष्य को बताने का प्रयास किए हैं, आप इसे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और ये चीज़ आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग आगे की ओर इसी क्रम में बढ़ते हैं। अगला क्रम मेरा है, यानी अगला प्रश्न मेरा है कि वह है कि बातचीत शीर्षक निबंध की क्या विशेषताएं हैं। तो ये सारे प्रश्न मैं धीरे धीरे आपको वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ, आप इसे बारीकी से पढ़ने का प्रयास करेंगे, 1 से 2 बार पढ़ेंगे, निश्चित रूप से आपको ये समझ में आ जाएगा। इसमें एडिसन और जॉनसन के बातों को बताया गया है, इन चीज़ों को भी आप ध्यान से पढ़ेंगे। अब देखिए ये प्रश्न आपका अगला, चौर और मन किसे कहते हैं। तो ये चौर और मन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे चूँकि ये चंपारण में गंडक नदी यानी जो ये लेसन है, इस लेसन के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कई बार ये पूछा जा चुका है। आप इसे निश्चित रूप से पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे और पुनः एक बार अपने मन से लिखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि चंपारण में गांधी जी ने शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या किया है। आपको मैं बता दूं कि गांधी जी ने वहाँ शिक्षा व्यवस्था के लिए विद्यालय खोले और वहाँ शिक्षकों की नियुक्ति की। इन सारी चीज़ों का जिक्र है, कौन कौन जगह पर किस तरह का हुआ है, ऑब्जेक्टिव में भी आपको मदद मिलेगा। इसे आप बारी बारी से पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझने का। अब छात्रों मैं आपको बता दूं कि मैं आपको क्या बोला था कि अभी निबंध का जो मैं सजेशन दिया हूं उसमें मैं आपको कुछ निबंध लिख कर भी लाया हूं। तो चलिए, मैं सब तो नहीं लेकिन आपको ये वृक्षारोपण निबंध के बारे में बारीकी से समझा दूं। देखिए, आप किसी भी निबंध को जब लिखेंगे तो आपको ध्यान देना है कि पहले उसकी भूमिका लिखना है। क्या लिखना है? भूमिका लिखना है। फिर उसका महत्व लिखना है, फिर उससे क्या लाभ होगा ये लिखना है। और जब आप लाभ के बारे में लिख लेंगे तो फिर आपको लिखना है कि अगर हम वृक्ष की कटाई करते हैं तो फिर उसकी प्रतिपूर्ति कैसे करेंगे। ये सारे बिंदुवार आपका जिक्र किया हुआ है, आप इसे बारी बारी से पढ़ेंगे। और फिर अगर आप सब कुछ कर लेते हैं उधर निबंध के बीच में, तो सबसे लास्ट का जो पॉइंट है आपका वह है उपसंहार। उपसंहार जो होता है वह किसी भी निबंध का बहुत ही अच्छा चीज़ होता है। मतलब यह कि आपने जो शुरू से भूमिका से लेकर के हर तमाम बिंदु पर जिक्र करते हुए यहाँ तक पहुँचा है उसका सार क्या है, यानी अब कैसे उसको हम अंत कर रहे हैं, ख़त्म कैसे कर रहे हैं, पूरा कैसे कर रहे हैं, इन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं आपको पढ़ के सुना दूँ कि वृक्षारोपण आवश्यक है क्योंकि मानव जीवन में मौन खड़ा रहकर यह जीवन और आनंद प्रदान करता है। यह मौसम के संतुलन को बनाए रखता है जिससे सर्दी गर्मी बरसात समय पर होती है। वृक्ष जीवन देने के साथ ही प्राकृतिक सौंदर्य में भी वृद्धि करता है। अतः यह समझकर वृक्षारोपण करना चाहिए कि एक वृक्ष 100 पुत्र के समान है। कितनी अच्छी बात है। इसी तरह आप आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। आपको दहेज उन्मूलन पर है, दहेज उन्मूलन पर आपको निबंध है, यहाँ भी वही बातें हैं। क्या? फिर भूमिका है, इसके दुष्परिणाम हैं, फिर आपका दुष्परिणाम के बाद दहेज प्रथा का वर्तमान स्वरूप क्या है। आप आज देख रहे हैं कि इस 21वीं सदी में भी लोग दहेज के लिए कितना जद्दोजहद कर बैठते हैं। नतीजा यह होता है कि दोनों पक्ष, वर पक्ष और कन्या पक्ष परेशान हो जाते हैं। अब देखिए कि अभी आपका मौजूदा जो सरकार है, नीतीश कुमार जी, ये हमारे अच्छे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने दहेज प्रथा को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान ला दिया है। उसके बावजूद भी लोग इससे बाज नहीं आते हैं या रुक नहीं रहा है, तो ये सबसे बड़ा अपराध है। इन सारी चीज़ों पर आप ध्यान देंगे। और फिर लास्ट पॉइंट आपका क्या है? उपसंहार। तो इस तरह से आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर अगला आपका है प्रिय खेल। अब देखिए, ये प्रिय खेल में मैं जैसे यहाँ बैडमिंटन का चर्चा कर दिया हूँ, अब किन्हीं का क्रिकेट होगा, किन्हीं का हॉकी होगा, किन्हीं का टेनिस होगा, किन्हीं का टेबल टेनिस होगा। तो ये चीज़ आपको खुद ध्यान में रखना है। एक मैंने आप जिक्र कर दिया है बैडमिंटन, तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें भी आपकी भूमिका है, बैडमिंटन का महत्व है, बैडमिंटन खेलने से क्या लाभ है और इसके उपसंहार हैं। यानी
4 से 5 बिंदु पर आपको बारीकी से काम करना है, यानी ये 5 बिंदु पर आपको हर हाल में निबंध लिखना है। अब स्वच्छ भारत है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि निबंध लिखने में कम से कम 200 से 250 शब्द होना चाहिए, शब्दों की संख्या होनी चाहिए और साफ और सुंदर होना चाहिए। अब हम लोग निबंध के बारे में स्वच्छ भारत में पढ़ते हैं भूमिका। तो इसकी भूमिका के बारे में जब हम लोग पढ़ लेते हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं कि भूमिका के बाद स्वच्छता का क्या महत्व है। फिर हमें स्वच्छता से के महत्व को जब बारीकी से पढ़ लेते हैं तो फिर मेरा अगला पॉइंट है कि स्वच्छता से मेरा लाभ क्या है। ये सब कुछ दिया हुआ है और ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ चीज़ है। फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं उपसंहार, मतलब एक यह नमूना है आपका कि आप किसी भी निबंध को लिखने में सक्षम हो जाए। और अगर आपको प्रॉब्लम हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें कि सर इस तरह के पॉइंट को निबंध को हम कैसे लिखेंगे। अगला बसंत ऋतु है, फिर उसकी देख लीजिए आपका भूमिका दिया हुआ है, फिर है कि प्रकृति में बदलाव दिया हुआ है। आप उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो फिर दिया हुआ है कि उल्लास की अभिव्यक्तियाँ। हम लोग जानते हैं कि जब कोई पर्व या ऋतु के बारे में अनुभव करते हैं या मनाते हैं तो उनके बारे में कुछ न कुछ विशेषताएं होती है, वो सारा कुछ यहाँ जिक्र किया हुआ है। इसी क्रम में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और इसका भी ये अंतिम पॉइंट आपका उपसंहार है। तो छात्रों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वह यह कि यह मास्टर वीडियो जो है आपका सेकंड पार्ट में है। हिंदी का लगभग काम पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ जैसे आवेदन पत्र है, संक्षेपण है, ये मैं आपको एक वीडियो बनाकर निश्चित रूप से डाल दूंगा। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आपका हिंदी का जब पूरी तैयारी हो जाएगी तो आपको टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका। और आने वाले 2-3 दिन के बाद इंग्लिश का बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से सारा कुछ एक सिलेबस तैयार करके कि पहले क्या बाद क्या, साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए सेपरेट निश्चित रूप से दिया जाएगा। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।